हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। और हमारा आज का चैप्टर है फर्स्ट, रसायन की मूल अवधारणा। ये 11th क्लास की केमिस्ट्री हमारी चल रही है। इसके ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस कर चुके हैं और ये है इसका पार्ट 3 हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य यानी मैटर। ये हमारा टॉपिक थोड़ा पहले होना था, उन 2 वीडियोस में से ही पहले होना था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पाया था, तो हम इसे अब कवर कर रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों, द्रव्य क्या होता है? वह सभी कुछ जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाता है। यानी कि वो हर चीज़ जिसमें कुछ वेट हो और क्या करे, वो स्थान घेरे, वो द्रव्य है। जैसे कि ये रजिस्टर यहाँ पे रखा हुआ है, ये इसमें वेट है और ये इतना स्पेस घेर रहा है इसका, तो इसका मतलब ये द्रव्य है। ठीक है, मेरा हाथ रखा हुआ है, इसमें भी वेट है और ये स्पेस घेर रहा है, तो ये भी द्रव्य है। यानी हर चीज़ द्रव्य है। आप भी द्रव्य हो, मैं भी द्रव्य हूँ। अगर मतलब ओवरऑल इस हमारी पृथ्वी पे जो चीज़ मौजूद है वो द्रव्य है। जैसे कि अगर आप सोचें कि हवा द्रव्य है या नहीं, तो ये बात आप मुझे खुद बताइए कि क्या हवा में भार होता है और क्या वो मतलब स्थान घेरती है कि नहीं घेरती है? इसका आप मुझे इसका एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ, हवा द्रव्य है, लेकिन आप इसका एक एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो हम देखते हैं कितने बच्चे इस बात को अच्छे समझ पाते हैं। ठीक है, तो हम आगे से पढ़ते हैं। देखो बच्चों, फिर द्रव्य का हमने वर्गीकरण किया है, यानी उसे हमने डिवाइड किया है 2 तरीकों में। एक तो है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है इसका रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भौतिक क्या होता है। भौतिक मतलब जो भी बाहरी रूप होता है, जिस भी चीज़ को हम बाहर से देख रहे हैं वो उसकी सब भौतिक रूप है। ठीक है, और रासायनिक मतलब उसको हम डीप में जाके उसकी रिएक्शंस करा के, उसकी क्रियाएं करके कि उसका क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें, वो करके जब हम देखते हैं तो वो उसका रासायनिक होता है। मतलब उसकी रासायनिक क्वालिटीज़ होती है, उसकी केमिकल क्वालिटीज़ होती हैं वो सब। तो देखो बच्चों, भौतिक वर्गीकरण में हमने इसे 3 भागों में बांटा है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, और रासायनिक में भी 3 में बांटा है, वो है, एक है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो पहले हम भौतिक वर्गीकरण पढ़ते हैं इसका। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस है। बच्चों, ये जो तीनों टॉपिक है आपके, ठोस, द्रव और गैस, ये हमें यहाँ पे डीपली नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ये जो ठोस है इसको आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर होगा आपके पास। और जो द्रव है ये भी आप पढ़ेंगे थोड़ा बहुत अभी, लेकिन ये आपका मोस्टली फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में रिलेटेड है। और गैसेस जो है, गैसेस भी हम पढ़ने वाले हैं, इसे भी हम आगे चल के डीप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज इनके बारे में ले लेते हैं, ताकि आगे जाके आपको थोड़ा कुछ इनके बारे में पता हो। तो देखो बच्चों, ठोस क्या होते हैं? ठोस दृढ़ होते हैं, यानी कि वो कठोर होते हैं। जैसे कि ये बोर्ड है, ये जो बोर्ड है ये ठोस है। ये पेन ठोस है बिकॉज ये दृढ़ है, यानी मजबूत है, कि ये नहीं कि इसे मैं ऐसे करूँ तो ये एकदम से टूट जाए। इसको अगर मैं, टूट जाएगा ये, लेकिन बहुत हमें इस पे पावर लगानी पड़ेगी, उसके बाद टूटेगा। ठीक है, दृढ़ होते हैं तथा इनका आकार व आयतन निश्चित होता है, यानी कि इनका आकार और आयतन निश्चित होता है, उसमें कोई कभी भी चेंज नहीं आता। जैसे कि आप सपोज करो कि इसका शेप ऐसा है, कुछ बेलनाकार सा, अब मैं अगर इसे प्रेस करूं ऐसे करके, तो क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा? कभी भी शेप चेंज नहीं होगा। बहुत ज़्यादा हमें फोर्स की ज़रूरत होगी तो मे भी हो सकता है उसमें भी टूट जाएगा, इसका शेप चेंज नहीं होने वाला। तो यानी आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, कि अगर मैंने इसे इतनी जगह रखा है तो ये इतना ही आयतन घेरेगा। ये तो नहीं कि थोड़ी देर में पिघल के से फैल जाएगा और आयतन ज़्यादा ले ले, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। ये जैसा है वैसा ही इसका आकार रहेगा और वैसा ही इसका आयतन रहने वाला है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो यानी ये ठोस होते हैं जो दृढ़ होते हैं, और उनका आकार व आयतन बिल्कुल निश्चित होता है। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं, द्रव। देखो बच्चों, द्रव क्या होता है? द्रव का आयतन तो निश्चित होता है। ठीक है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, किंतु उनका आकार उस बर्तन की आकृति पर निर्भर करता है जिसमें यह रखा गया है। यानी द्रव का आयतन निश्चित है। जैसे कि अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है, तो आप उसे चाहे एक बोतल में रखें, वो तब भी 1 लीटर रहने वाला है, और आप उसे किसी बर्तन में पलट दें, वो तब भी 1 लीटर रहने वाला है। ऐसा तो नहीं कि बोतल में 1 लीटर था, बर्तन 5 लीटर का था, उसमें 1 लीटर पानी करा तो पानी भी 5 लीटर हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। 1 लीटर है अगर जल, तो वो 1 ही लीटर रहेगा, वो चेंज उसकी वॉल्यूम में यानी उसके आयतन में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन उसकी
आकार में, उसकी शेप में चेंज होता है। वो कैसे कि आपने अगर एक बेलनाकार बॉटल में पानी भर के रखा है तो आपको उसका आकार बेलनाकार दिखेगा, लेकिन वहीं आप उसे किसी बड़े से भगोने में यानी गोल से भगोने में आप भर देते हो तो आपको उसका शेप कुछ गोल सा दिखाई देगा। यानी द्रव में क्या होता है, वो उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। वो निर्भर करता है जिस भी वेसल में, जिस भी बर्तन में आप उसे रखते हैं। ठीक है, देखो अब अगला है हमारा गैस। गैस में क्या होता है, गैसीय अवस्था में द्रव्य का आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। यानी इसमें ना तो आयतन निश्चित है और ना आकार निश्चित है, तथा इस अवस्था में द्रव्य का प्रसार अनंत तक होता है। देखो बच्चों, अगर हमारे पास कोई गैस है, ठीक है, गैस है, कितने, मैंने कहा कि गैस हमने एक वेसल में कर रखी है, छोटे से वेसल में, उस वेसल मतलब बर्तन में हमने उसे कर रखा है और उस बर्तन की कैपेसिटी 1 लीटर है। ठीक है, हमने मान लिया चलो उसमें 1 लीटर कैपेसिटी है, तो सिंपल सी बात है गैस उसमें सब में फैली हुई होगी, तो यानी उनने कितना आयतन घेर रखा होगा, 1 लीटर। अब वहीं आप उस गैस को एक 5 लीटर के टैंक में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, उसे 5 लीटर के टैंक में भर दो तो क्या होगा, वो उसमें भी तो सब जगह फैल जाएगी, वहां पे वो पूरा स्पेस जो है वो कवर कर लेगी। तो यानी कि अब उसने कितना आयतन घेर लिया, 5 लीटर का आयतन घेर लिया। अब आप उस गैस को एटमॉस्फेयर में छोड़ दो। ठीक है, तो क्या होगा, तो हम गिन ही नहीं सकते कि वो कितना आयतन कवर करेगी, क्योंकि वो तो सब में फैल जाएगी, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। और आकार तो निश्चित होने का कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि गैस का कोई आकार नहीं होता। ये बात हम भी जानते हैं कि आप उसे जिस भी उसमें वेसल में रखेंगे, पहली बात तो वो दिखेगी नहीं, उसका आकार भी नहीं दिखेगा आपको, लेकिन हम मान सकते हैं कि वो उसके जैसी एक बार को हो जाए। उसके बाद इसमें लिखा है इस अवस्था में द्रव्य का प्रसार अनंत तक होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आप उसे वायुमंडल में छोड़ देंगे यानी एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दो, तो आप नहीं जानते कि वो कहाँ तक फैलेगी, वो कहाँ तक जाएगी। देखो बच्चों, प्रसार का मतलब होता है फैलना किसी चीज का, कि वो कितनी दूरी तक फैलने वाला है। ठीक है, तो अनंत है यानी कि हम नहीं गिन सकते, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो गैस वहां पे कहाँ तक फैलने वाली है। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, यानी कि इसके रासायनिक वर्गीकरण में। इसके रासायनिक वर्गीकरण में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है तत्व। ठीक है, तत्व यानी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमारे तत्व होते हैं। बच्चों आप सबने पीरियोडिक टेबल देखी है, तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें कितने उसमें एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे 118 एलिमेंट्स हैं हमारे जो अब तक खोजे गए हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल में है वो सभी के सभी एलिमेंट्स होते हैं। तो वो एलिमेंट्स हैं क्या आखिर, तो देखो, तत्व वह पदार्थ है जिसे भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा आगे सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी कि तत्व क्या होते हैं जिन्हें हम आगे और नहीं तोड़ सकते किसी भी, ना तो भौतिक तरीके से और ना रासायनिक तरीके से। जैसे कि लोहा, चांदी, तांबा, सोना, जिंक। लोहा हम Fe से डिनोट करते हैं इसे, चांदी Ag से, तांबा Cu से, सोना Au से, जिंक Zn से। अच्छा बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन और है मेरे पास आपके लिए कि आपको ये बताना है कि लोहे को हम आयरन बोलते हैं तब भी इसका सिंबल Fe क्यों है, चांदी को हम सिल्वर बोलते हैं तब भी इसका सिंबल Ag क्यों है, कॉपर को आप समझ सकते हो कि हाँ Cu क्यों लिया है, कॉपर थोड़ा रिलेट कर रहा है Cu से इसलिए ले लिया, जबकि सोने में ऐसा नहीं हुआ, सोने को हम गोल्ड बोलते हैं तब भी से Au लिखा। जिंक में ऐसा हो गया कि हम उसे जिंक पढ़ते हैं ZINC तो उसे Zn से शो कर दिया। तो आपको मुझे इसका कमेंट में आंसर देना कि इसे Ag, इसे Au, इसे Fe ही क्यों डिनोट किया गया, इन्हें आयरन को IR से या फिर चांदी को SI से या सोने को हमने GO से क्यों नहीं डिनोट किया। ठीक है, अब देखो बच्चों, तत्व को हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमने अभी कहा आयरन एक तत्व है Fe। ठीक है, अब Fe है, अब Fe को आप किसी भी चीज से रिएक्ट तो करा सकते हो, जैसे आप सल्फेट से अगर इसकी रिएक्शन कराना चाहो आप करा सकते हो, लेकिन क्या आप इस Fe को तोड़ सकते हो किसी भी तरीके में? कुछ ऐसा थोड़ी होता है कि आपने Fe लिया और Fe जो है वो F प्लस E में टूट गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। आप इसकी अगर रिएक्शन कराओगे भी, आप रासायनिक रूप से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, वो FeSO4 हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक रूप से आप कुछ कर सकते हो तो ये FeSO4 कर सकते हो ज्यादा से। इस Fe को तो नहीं तोड़ सकते ना। अब अगर हम भौतिक रूप में देखें तो आपको मैं एक लोहे का टुकड़ा दूं और कहूं कि इसे किसी तरीके से इस लोहे को तोड़ दो, आप तोड़ दोगे?
छोटे से टुकड़ा हो जाएगा लोहे का, तब भी तो वो लोहा ही रहेगा। या ऐसा होगा कि आपने लोहे का टुकड़ा लिया, उसे तोड़ा और पता चला वो तो चांदी बन गई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोई ऐसा मेथड नहीं है ना जो लोहे को चांदी में बदल दे। आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हो, लेकिन तब भी वो लोहे के ही यानी आयरन के ही टुकड़े रहेंगे, ये नहीं कि वो किसी और तरीके के एलिमेंट में चेंज हो जाए। और यही चीज़ रसायन द्वारा भी है कि रसायन में आप Fe के साथ कंपाउंड्स बना सकते हो, यौगिक बना सकते हो, ठीक है, लेकिन ये नहीं कर सकते आप कि Fe से आप कोई और चीज़ बना दो, Fe से आप लोहे से आप तांबा बना दो, लोहे से आप सोना बना दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यानी कि तत्व वह पदार्थ होते हैं जिसे भौतिक तथा रासायनिक किसी भी विधि द्वारा हम आगे सरल पदार्थों में और विभाजित नहीं कर सकते। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो रिएक्शन कर सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं, और उनके साथ कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब देखो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो तत्व होते हैं, हमने इन्हें भी बांटा है भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पे। हमने इन्हें भी 3-4 तरीकों में बांटा है। पहला है धातु, अधातु और उपधातु, और एक मिश्र धातु भी है, वो इसमें लिखना रह गया है, हम लिख देते हैं। एक मिश्र धातु भी होती है, मिश्र धातु में वर्गीकृत किया गया है। जो जैसे कि अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल देखेंगे, वो सारे एलिमेंट हैं, तो आप कभी नोटिस करना कि उसमें अलग अलग कॉलम्स बने होते हैं कि इतनी से ये ब्लॉक की चीज़ें धातु हैं, इस ब्लॉक की धातु हैं। जैसे कि अगर आप अपना डी ब्लॉक देखेंगे तो उसमें मोस्टली आपको धातु मिलेंगी, जबकि अगर आप पी ब्लॉक देखेंगे तो वहाँ पे आपको सब अधातु मिलेंगी। उसके अलावा उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, और ह्यूमन मेड एलिमेंट्स भी होते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन मोस्टली जो हमने डिवाइड किया है वो धातु, अधातु और उपधातु में डिवाइड किया है। तो हम तत्वों का वर्गीकरण को समझते हैं पहले धातु से। धातु हमारी मेटल्स, ठीक है, मेटल्स होती हैं। मेटल्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, मेटल्स के आप अगर ऐसे तो गुण बताने बैठ जाओ कि उनमें चमक होती है, वो हार्ड होते हैं, उनमें साउंड होती है, और भंगुरता का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है, ये सब चीज़ें होती हैं उनमें। लेकिन ये सब एक आप फिजिक्स में कह सकते हो। फिजिक्स में क्यों कह सकते हो? क्योंकि ये सब उसके भौतिक गुण हैं। हम भौतिक के बारे में किस में पढ़ रहे हैं? फिजिक्स में। लेकिन ये केमिस्ट्री है, इसमें हम रासायनिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। भौतिक से हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है। उसमें चमक है, उसमें गिराने पे साउंड होती है, और वो कठोर होते हैं, उनमें भंगुरता का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है, वो सब चीज़ें फिजिक्स की बात है। यहाँ पे वो काम नहीं करेगा क्योंकि हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में क्या डेफिनेशन है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं धातु कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम एल्युमिनियम दे सकते हैं, Hg दे सकते हैं, आप कॉपर दे सकते हो, आयरन दे सकते हो, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं? धातु ही होते हैं। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या मतलब है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागने से मतलब है हमारा कि हमारे पास कोई भी यौगिक होता है, जैसे FeSO4 ही आप ले लो, ठीक है, एक यौगिक है। तो कोई भी यौगिक तब तक नहीं बनता, तब तक वो नहीं बन सकता जब तक इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ना हो। क्योंकि हमारे जो तत्व हैं उनके अंदर क्या है? परमाणु। परमाणु के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये परमाणु से तो मिलके बने, क्योंकि हमने आपको पहले बताया है कि ओवरऑल जितनी चीज़ें वो सब परमाणु से मिलके बनी है, और परमाणु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से मिलके बने होते हैं। ये चीज़ आप अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, क्योंकि ये इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है वैसे, कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। ये सब आपका अगले चैप्टर में टॉपिक होगा, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हैं, तो इसमें जो कुछ होता है वो सब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होता है। यानी कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, कोई किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। अब आप यहाँ पे सिर्फ इतनी बात समझ लें कि जो इलेक्ट्रॉन देता है यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, इनने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो जो देता है उस पर हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी प्लस आता है, ठीक है, प्लस आता है। प्लस को हम बोलते हैं धनायन। और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको उस पर चार्ज आता है हमेशा माइनस, ठीक है, उसे बोलते हैं हम ऋणायन, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब है जो भी एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, यानी बेचारा बहुत दयालु हो, किसी पे दया करके उसे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, तो यानी वो एक अच्छा इंसान है, उसमें पॉजिटिवनेस है, ठीक है, उसमें हमेशा वो पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए उसको हम पॉजिटिव साइन देते हैं। तो जो तत्व क्या करे, इलेक्ट्रॉन दे दे और आसानी से धनायन में परिवर्तित हो जाए, वो कहलाता है हमारा धातु। जैसे कि गुण एल्युमिनियम में होता है,
पारे में होता है, Hg पारा होता है, कॉपर में होता है और हमारे आयरन में होता है, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जिनमें गुण पाया जाता है। ठीक है, ये तो रही हमारी धातु की डेफिनेशन। अब हम इसके थोड़े से गुण पढ़ लेते हैं कि धातु के अंदर गुण क्या क्या होते हैं। देखो बच्चों, पहला गुण है सामान्य स्थिति में ये ठोस होते हैं। ये सारी इसकी फिजिक है कि हाँ धातु के बाहर के गुण क्या क्या होते हैं। सामान्य स्थिति में ठोस होते हैं, वो हमें पता ही है कि जो धातु होती है सारी की सारी मोस्टली ठोस ही होती है। मैं मोस्टली कर रही हूँ यहाँ पे बात, मैंने ये नहीं कहा सारी, बिकॉज केमिस्ट्री ये साइंस आप कह लो एक ऐसा सब्जेक्ट है, और स्पेशली केमिस्ट्री उसमें जिसमें एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती, उसमें कहीं ना कहीं कमी निकल आएगी। रूल आप कोई लगाओगे, कहीं भी फॉलो करोगे, कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी आएगी कि वो रूल को गलत कर देगी वहाँ पे आके। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही कि सभी ठोस होते हैं, क्योंकि आपने एक एलिमेंट सुना होगा कभी, सोडियम Na। ठीक है, इसे भी हम एक धातु मानते हैं, लेकिन ये ठोस नहीं होती, ये बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, और भी बहुत एक्सेप्शन मिल जाएंगे आपको इसके। उसके अलावा इनके घनत्व ऊंचे होते हैं, यानी कि इनके जो घनत्व होते हैं वो ऊंचे होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं धातु का वेट ज़्यादा होता है, भार ज़्यादा होता है, द्रव्यमान ज़्यादा होता है, इसलिए इनके घनत्व भी ऊंचे होते हैं। क्योंकि अगर हम घनत्व देखें तो घनत्व होता है डी से हम नोट करते हैं, जो बराबर होता है m/v के। m यहाँ पे द्रव्यमान है, v यहाँ पे आयतन है हमारा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अनुक्रमानुपाती है m के। m यानी यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है हमारा, यानी कि जितना ज्यादा द्रव्यमान किसी चीज का उतना ज्यादा घनत्व। तो हमारा धातुओं का द्रव्यमान ज्यादा होता है नहीं होता, जितनी धातुओं वो सब भारी होती है नहीं होती, तो वो भारी है इसलिए उनका घनत्व भी ज्यादा ही होता है। ठीक है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। देखो बच्चों, तन्यता का गुण क्या होता है, ये हम आगे अभी चैप्टर में और पढ़ने वाले हैं। तन्यता का गुण होता है मतलब जिसमें वह गुण जिसमें किसी तत्व का तार खींच सको आसानी से। जैसे कि आपने देखा होगा, हम मोस्टली किसका तार खींच पाते हैं, धातुओं का। जब लोहे का तार बना पाते हो, सोने का तार, चांदी का, एल्युमिनियम का, यानी धातु में तन्यता पाई जाती है जिनके आप तार आसानी से खींच सकते हो। और जो सबसे ज्यादा तन्य धातु होती है वो होती है हमारी प्लैटिनम, यानी पीटी इसका सिंबल होता है। प्लैटिनम ही सबसे ज्यादा तन्य धातु है, यानी इसका सबसे ज्यादा इजिली आप तार खींच सकते हो, सबसे ज्यादा लंबा खींच सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होते हैं। यानी हमारे जो धातु होते हैं वो सब विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक हैं। सुचालक मतलब उनमें आसानी से करंट और हीट पास हो सकती है। ठीक है, जैसे कि होता है अगर कहीं पे बिजली का तार होता है तो आपसे कहा जाता है कि लकड़ी के डंडे से आप उसे टच करें, ना कि किसी भी मेटल के डंडे से। बिकॉज क्या होगा, मेटल बहुत अच्छी सुचालक है, आप मेटल के डंडे से उसे टच करोगे तो करंट आ सकता है उसमें, आपके बॉडी में भी करंट आ सकता है। और यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आपसे एक और, कि क्या इंसान धातु होते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया क्योंकि हमने पढ़ा ये विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी विद्युत पास हो जाए जिस चीज में से वो होती है सुचालक। ठीक है, विद्युत की सुचालक जिसमें से करंट पास हो जाए। अब हम लोग को भी तो करंट लगता है नहीं लगता, आप कहीं पे बटन आपने दबाया और सडन आपको करंट लग गया, यानी हम में से भी करंट पास हो सकता है। तो क्या हम धातु हैं, क्योंकि हम में से करंट पास हो रहा है। और अगर हम धातु नहीं है तो फिर ऐसा क्या रीजन है वहां पे कि हमारे अंदर से करंट पास हो रहा है सडन। ठीक है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट देना कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोगों में से करंट पास होती है। ठीक है, तो विद्युत का सुचालक की बात तो समझ में आ गई। अब ऊष्मा की सुचालक है धातु है, ये बात हम कैसे समझे। कभी आप गैस पे कोई बर्तन रखा हो तो आप उसके अंदर एक लकड़ी की करछली या लकड़ी का कोई भी ऑप्टिकल जो आप यूज कर रहे हो वो रख के देखना, और फिर थोड़ी देर बाद रखे रहने देना, जब चीज बहुत गर्म हो जाए वो, उसके बाद आप उस लकड़ी के ऑप्टिकल को पकड़ना। ठीक है, पकड़ने के बाद आप देखेंगे कि वो हीट हुआ है, लेकिन एक तो बहुत टाइम लिया उसने हीट होने में, और वो इतना ज्यादा भी हीट नहीं है कि आप उससे ज्यादा जल जाओ। ठीक है, उसके एक्सेप्शन में आप कोई मेटल का उसमें डाल के देखें, जैसे कोई रमचा या करछली आप उसमें मेटल की डाल के देखें, तो आप देखेंगे कि वो बहुत एक तो जल्दी गर्म हो जाएगी, और इतनी गर्म हो जाएगी कि आप उसे पकड़ेंगे आपका एकदम से हाथ जल जाएगा। यानी कि बहुत जल्दी हीट को कंज्यूम करती है मेटल, बहुत जल्दी हीट एकदम पकड़ लेती है, एकदम हीट आ जाती है मेटल के अंदर किसी भी। तो ये भी एक मेटल का हमारा गुण है। होप सो आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब हमारा तत्वों का एक वर्गीकरण में हो गया था धातु।
दूसरा धातु हो गया था। अब हम पढ़ रहे हैं अधातु यानी कि नॉन मेटल्स। ठीक है, अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे कि ये बात मैंने आपको बताई थी अभी भी, कि जो इलेक्ट्रॉन ले ले, जो इलेक्ट्रॉन देता है यानी कि जो दयालु होता है, जिसने इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, बहुत दयावान है वो, उस पर पॉजिटिव आता है क्योंकि वो पॉजिटिव है। अब किसी ने लिया यानी वो हमेशा लेता ही रहता है, हमेशा लेगा, किसी न किसी से मांगता रहेगा कि मुझे दे दो इलेक्ट्रॉन, मुझे दे दो इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, उस इंसान की इमेज भी हमारे सामने अच्छी नहीं होती, तो उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी हम सब उसे नेगेटिव निगाहों से ही देखना पसंद करते हैं, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, सबसे ले ले, ग्रहण करता रहे, और ग्रहण करने के बाद उस पर सिंपल सी बात है नेगेटिव चार्ज जाएगा, यानी ऋणायन बना आ जाएगा। तो जो ऋणायन बनाने की प्रकृति रखेगा वो हमारा अधातु कहलाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अधातु में ठोस कम पाए जाते हैं। अधातु में ठोस बहुत ही कम होते हैं, ठोस पदार्थ धातु में पाए ही नहीं जाते, बहुत ही थोड़े से होते हैं, कुछ ही होते हैं जो पाए जाते हैं। उसके अलावा मोस्टली इसमें या तो गैसेस पाई जाती हैं, गैसेस पाई जाती है मोस्टली। उसके अलावा लिक्विड्स पाए जाते हैं। लिक्विड्स में भी आप ब्रोमीन मान सकते हो, जो ब्रोमीन होती है Br, ये एक हैलोजन है ब्रोमीन, ये हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है, ये पाई जा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं अधातु के क्या गुण होते हैं। देखो बच्चों, अधातु में चमक नहीं होती है, यानी अधातु होती है उनमें कोई शाइन नहीं होती। आपने देखा होगा लकड़ी है, प्लास्टिक है, या आप कोई भी और नॉन मेटल देख रहे हो, उसमें चमक नहीं होती, बहुत ही कम होंगे, किसी में हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया कि एक्सेप्शंस तो होते ही होते हैं। तो धातु में चमक नहीं होती। दूसरा, ये भंगुर होते हैं। अब ये भंगुर क्या होता है? ठीक है, भंगुर क्या होता है? देखो बच्चों, आपने कांच की कटोरी ली, उसे जमीन पे आपने फेंक दी, तो क्या होगा? वो छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाएगी, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाने वाली है वो, अगर आपने जोर से मारी है तो। और धीरे से भी मारोगे तो भी वो ब्रेक हो जाने वाली है एकदम से, यानी वो भंगुर है। भंगुर कहते हैं जब कोई चीज छोटे छोटे टुकड़ों में, किसी आप तेज चीज से उसे मारो या उसे फेंको तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, वो होता है भंगुर। ठीक है, जबकि मेटल्स जो थे हमारे, वो भंगुर नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई मेटल फेंक के मारी है तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो टूटे, और छोटे छोटे टुकड़ों में तो बिल्कुल नहीं टूटेगी। अगर आप हथौड़े से भी उस पर चोट मार रहे हो बार बार, तो वो पतली होती भले से चली जाए, लेकिन वो टूटने वाली नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। वहां हमने पढ़ा था कि ये विद्युत की सुचालक हैं, जो धातु थी ये विद्युत के कुचालक हैं, क्योंकि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम कोशिश करते हैं हमेशा कि हम लकड़ी यूज करें या कोई नॉन मेटल यूज करें किसी करंट की चीज को छूने के लिए, इवन ऑफ मेटल, यानी मेटल का प्रयोग ना करें, नॉन मेटल का करें। अब इसमें भी देखो एक एक्सेप्शन है, हमने लिख रखा है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट को छोड़कर, यानी ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो विद्युत की सुचालक हो सकती है, यानी उसमें से करंट पास की जा सकती है। उसके बाद देखो, इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, यानी कि अच्छा बच्चों को गलनांक और क्वथनांक के बारे में मुझे नहीं पता, जानते हैं आप नहीं जानते, लेकिन गलनांक होते हैं वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी पदार्थ गलने लग जाए, यानी पिघलने लग जाए, वो उसका गलनांक होता है। इवन ऑफ कोई भी टेम्परेचर जिसपे कोई भी जो हमारा पदार्थ है वो उबलने लग जाए, यानी बॉईल करने लग जाए, वो उसका क्वथनांक होता है। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, जबकि मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता, उसमें बात लिखवाई नहीं, लेकिन मेटल्स में क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक बहुत ऊंचे होते हैं, उसके बहुत हाई होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप ये चीज खुद भी देख सकते हो कि अगर आपने कोई नॉन मेटल ली, मैंने कहा प्लास्टिक लिया, आप प्लास्टिक को आग में रखो, और कोई मेटल लो यानी लोहा ले लो, उसको आग में रखो, तो आप खुद नोटिस कर सकते हो ये बात कि कौन सी चीज जल्दी गल जाएगी। प्लास्टिक जल्दी गल जाएगा, और लोहा गलने में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा समय लेने वाला, और हो सकता है गैस पे गले भी ना, क्योंकि लोहे की कढ़ाई होती है वो कभी नहीं गलती। लोहा इतने कम टेम्परेचर पे गलेगा ही नहीं। आप गैस का टेम्परेचर लोगे अगर, तो उस पर कभी भी लोहा नहीं गल सकता। आपका प्लास्टिक गल जाएगा बहुत ईजिली, लेकिन लोहा नहीं गलने वाला है। ठीक है, और यही चीज क्वथनांक के साथ होती है। क्वथनांक में अगर आप कोई लिक्विड ले रहे हो, जैसे मैंने कहा ब्रोमीन ही आपने ली, ब्रोमीन है, ब्रोमीन एकदम से उबलने लग जाएगी। उसके एक्सेप्ट में अगर आप आयरन या फिर आप गोल्ड ले रहे हैं और उसे पहले, तो जो जैसे कि हमने बताया कि मेटल्स में क्या होता है, मेटल में ऐसा नहीं होता है। मेटल में अगर आप सोना या लोहा ले रहे हैं और उसे अगर आप पहले पिघला लेते हैं, उसके बाद उसे उबालने रखेंगे तो बहुत घंटों लग जाएंगे उसको बॉईल होने में। तो
यही है कि इनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं जबकि धातुओं में ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो होप सो बच्चों आपको आज समझ में आ गया होगा, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए हम अगला जो इसके टॉपिक्स हैं आगे उपधातु और मिश्र धातु और आगे की जो चीज़ें हैं जितनी भी यौगिक और हमारे मिश्रण वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और सारे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दे दीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।